हेलो बच्चों, आज का हमारा 12th क्लास का जो हम सिलेबस कर रहे हैं उसका टॉपिक रहेगा डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक है वो क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक क्या एक इंसुलेटरी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज करने का सिंपल सा मतलब है पोल बन जाना। मैग्नेटाइजेशन हम देखेंगे तो वहां मैग्नेटिक पोल बनना, नॉर्थ और साउथ वो हम आगे करेंगे 6th चैप्टर में और 5th चैप्टर में। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं हम, तो उससे रिलेटेड क्या बनेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। किस तरह से बनेंगे, क्या इसका मतलब है, उसको मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। मतलब डाइपोल बन जाना, किस तरह से बनेंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव, वो अभी देखते हैं। देखिए, तो दो तरह के क्या है डाई इलेक्ट्रिक हमारे पास होते हैं, पोलर डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नाम से पता चला पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, जैसे H2O है, HCl है, NH3 है, ये हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पहले से ही क्या इनके अंदर पोल्स बने हुए हैं, क्योंकि जो जैसे आप HCl का आप देखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्लाइटली किधर शिफ्ट रहते हैं, Cl की तरफ। तो Cl पर पार्शियली क्या होता है, नेगेटिव, और H के ऊपर पार्शियल क्या होता है, पॉजिटिव। ये मैंने तब भी आपको समझाया था जब डाइपोल बताया था कि डाइपोल का क्या सिग्निफिकेंस है, कहां नेचर के अंदर हमें मिलते हैं, तो आप इनको देख सकते हो। लेकिन क्या होता है, जब तक आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तब तक क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल हम डिस्कस करें, इसके डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसके डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है, इसके डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन। और आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किस ऑर्डर के होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर के बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस कारण से यहाँ यदि आप सारों का ऐसे देखोगे डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आप उनका वेक्टर सम करोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ कितना आता है, 0 आता है यहाँ। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने से कुछ का कोई डायरेक्शन में होगा, कुछ का कोई डायरेक्शन में होगा, और वेक्टरली वो ऐड होंगे और नेट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पर इसी डाइपोल को हम क्या कर देते हैं, जैसे मैंने समझाने के लिए जो डाइपोल लिया है वो एक तरह से रेक्टेंगुलर स्लेब की फॉर्म में लिया है। तो ये देखिए, देखो अब जब आप EO यानी एक्सटर्नल फील्ड आप कोई डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं तो क्या होने लगता है कि ये जो डाइपोल है किधर अलाइन होने लगते हैं, जिधर आपने फील्ड लगाया है उसी डायरेक्शन में। पर समझने के लिए मान लीजिए एक तरह से इसका मतलब क्या है, फील्ड आपने इधर लगाया ना, तो इधर एक तरह से पॉजिटिव रहा होगा और इधर एक तरह से क्या रहा होगा, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होने लगते हैं नेगेटिव। तो इस कारण से अब जो इनका नेट डाइपोल मोमेंट आता है, क्योंकि लगभग सारे इस डायरेक्शन के अंदर हो गए, इस डायरेक्शन के अंदर इस नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। डाइपोल मोमेंट की हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। तो बहुत ज्यादा आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाया तब तो सारे एकदम अलाइन हो जाएंगे। वो इस पर डिपेंड करेगा कितना अलाइन हो पाते हैं कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। पर होता क्या है कि जैसे ही आप फील्ड लगाते हैं उसी फील्ड की डायरेक्शन में, यानी जिधर फील्ड है उधर ही उनका डाइपोल क्या होने लगता है, अलाइन होने लगता है। ये चीज हमने तब भी देखी थी जब टॉर्क ऑन डाइपोल मोमेंट मैंने आपको टॉपिक कराया था फर्स्ट चैप्टर में, कि कैसे इनके ऊपर टॉर्क लगता है और वो टॉर्क क्या टेंडेंसी रखता है, इस डाइपोल को घुमाकर इसको रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की टेंडेंसी रखता है। तो ये अलाइन होने लगते हैं और अब इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो अब 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा तो नॉन 0 होने से ये क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, अब देखिए, अब सारों को देखिए आप, ये क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होती है, अपोजिट। यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये यहाँ इस डायग्राम के अंदर राइट टू लेफ्ट, क्योंकि वही पॉजिटिव से फार अवे एक तरह से सोचे तो, और नेगेटिव के टुवर्ड्स इधर। तो इस कारण से जो इनके अंदर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो उतना नहीं रहता है जितना आपने अप्लाई किया, क्योंकि आपने अप्लाई किया ई नोड वेक्टर और इतना ई इन, आप ई इन लिख सकते हैं, चाहे तो इसके लिए क्या नोटेशन दे सकते हैं, ई पी वेक्टर भी दे सकते हैं, पी फॉर पोलराइजेशन, कि पोलराइजेशन से फील्ड हुआ है। तो नेट फील्ड जो रहता है कितना रहता है, वो नेट फील्ड जो आपने लगाया है वो उसमें से किसको माइनस कर दीजिए, माइनस ई इन वेक्टर को आप माइनस कर दीजिए। ये मैंने समझाया था, चाहे ई इन वेक्टर बोलिए, ई पी वेक्टर बोलिए, नोटेशन आप कुछ भी दें।
तो उतना नहीं होता है ये, जितना आपने लगाया है उससे कम ही होगा। इक्वल कब होगा? जब क्या रखा हो, वो तो एक अलग सिचुएशन है। जब आपने कंडक्टर रख रखा हो, कंडक्टर में ये होगा। कंडक्टर के अक्रॉस आप मान लीजिए सिंपल सा, ये आप इस तरह से कंडक्टर हो, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव क्या होते हैं, फ्री होते हैं हमेशा मूव करने के लिए। तो आपने यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया है ये, तो उतना का उतना क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये इधर आ जाएंगे, क्योंकि और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनका इसके अपोजिट होगा, क्योंकि अंदर तो नेट ई और ई ओ वेक्टर दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। अंदर तो नेट फील्ड जीरो होना होता है ना। तो कंडक्टर के लिए वो सिचुएशन है। यहां मैंने ये बात क्यों जिक्र किया, ये समझाने के लिए कि जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड से हमेशा कम होता है, और नेट फील्ड किधर रहेगा, रहेगा उसी डायरेक्शन में जिधर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है। तो पोलराइजेशन होने से जितना आपने फील्ड लगाया है उससे कम फील्ड आपको मिलता है। यही बात आप समझा सकते हैं कैसे, आधी चीज आपको यही काम आ जाएगी। नॉन पोलर में और पोलर में क्या बेसिकली डिफरेंस है। पोलर में पहले से ये पोलराइजेशन हो रखा था, जैसे HCl में मैंने समझाया आपको, लेकिन रेंडमली ओरिएंट होने से जब तक आप फील्ड नहीं लगाते हैं तब तक नेट डाइपोल मोमेंट कितना आता है, जीरो आता है। अब नॉन पोलर में क्या, पहले से पोल नहीं बने हुए, जैसे कोई आप देख लीजिए CO2, H2, इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो सारा न्यूक्लियस में होता ही है वैसे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारा का सारा उनका एक तरह से सेंटर निकाले, तो पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास कह दीजिए और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कह दीजिए, वो कोइंसाइड रहता है। तभी हमने एक दूसरे के ऊपर बनाया इनको। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है उनका जो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड रहता है जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, E जब तक जीरो है। अब क्या करते हैं, जैसे आप उसी तरह से एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं EO वेक्टर, तो क्या होने लगता है, अब जो सेंटर ऑफ मास जो एक ही जगह सेंटर्ड था दोनों का, पॉजिटिव चार्जेस का भी और नेगेटिव चार्जेस का भी, अब वो एक जगह सेंटर्ड नहीं रहता, थोड़ा शिफ्ट होने लगता है और नेगेटिव किधर आने लगता है, इस तरह से। क्योंकि देखिए आप किसको भूलना है, कैसे नेगेटिव इधर क्यों है, एक तरह से आप ऐसा समझ लिया कीजिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया ना, इसका मतलब एक तरह से हम क्या सोच सकते हैं, इधर कुछ पॉजिटिव रहा होगा, इधर कुछ नेगेटिव, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हुआ होगा, तो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर ये नेगेटिव आया होगा। ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और ये वाली चीज हम यूज भी करेंगे जब आगे वाला एक टॉपिक और करेंगे हम, कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच हमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रखना होगा। तो और बात जो थ्योरी है वो यहाँ काम आ जाएगी, लेकिन इसमें फर्क क्या हुआ इन दोनों पोलर और नॉन पोलर में, कि नॉन पोलर के अंदर पहले से डाइपोल मोमेंट हम एक मॉलिक्यूल पर भी कंसीडर करें तो उसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, तो अब इनका जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर शिफ्ट होने लगता है इस तरह से, और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड वही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है, और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, रिड्यूस होकर मिलता है, मिलता उसी डायरेक्शन के अंदर है जिस तरह से हमने ये समझा, ये चीज यहां भी एप्लीकेबल रहेगी। तो इस तरह से जो अब ये डाइपोल बन गए, क्योंकि नेगेटिव का सेंटर ये समझाने के लिए बनाया था मैंने, नेगेटिव का सेंटर और पॉजिटिव का सेंटर अब सेम नहीं रहा, एक डाइपोल बन गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण बना है, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल। यानी जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसने ये डाइपोल बनाया है, उसने ये इंड्यूस किया है डाइपोल, और इस डाइपोल का आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, देखिए आप ध्यान से। अब इसके लिए एक जो मैथमेटिकल टर्म है क्या डिफाइन की जाती है, देखिए मैथमेटिकल टर्म एक डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए पोलराइजेशन इज गिवन बाय, कैसे देते हैं इसको, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। किस तरह से पोलराइजेशन टर्म को डिफाइन करते हैं कि कितना आपको इसका डाइपोल मोमेंट मिलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट, यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने इसको रख दिया, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल P से पोलराइजेशन को, डाइपोल मोमेंट तो आप जानते हैं स्मॉल p से, और वॉल्यूम को v से।
तो ये एक नई क्वांटिटी हमने डिफाइन की। किस तरह से ये नई क्वांटिटी हमने डिफाइन की? पोलराइजेशन। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया इसका। और फिजिकली तो क्या बताता है पोलराइजेशन? पोलराइजेशन क्या बताता है कि हाउ मच ए डाइइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड when it is subjected to एक्सटर्नल फील्ड। यानी जब एक्सटर्नल फील्ड में आप इसको रखते हो मटेरियल को, ऐसा कहते हैं मटेरियल कौन सा? डाइइलेक्ट्रिक। कि पोलराइजेशन क्या बताता है कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड में डाइइलेक्ट्रिक को रखते हो तो वो कितना पोलराइज होगा, कितने पोल बनेंगे, कितना उसका डाइपोल मोमेंट बनेगा। पोलराइजेशन की वैल्यू जिस मटेरियल के लिए, जिस डाइइलेक्ट्रिक के लिए जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। यूनिट क्या हो जाएगी आप देख लीजिए। इसकी यूनिट क्या होती है? Q इंटू 2, ये बहुत बार लिख दिया, कूलाम इंटू मीटर अपॉन मीटर। क्या लिखते हैं इसको? Q वॉल्यूम की। तो क्या यूनिट हो जाएगी? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पोलराइजेशन की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आप ध्यान रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी आपको पता चल ही रहा है। अब एक बात और क्या बताते हैं, देखिए कि जो ये पोलराइजेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो आपने फील्ड अप्लाई किया है। क्योंकि आप सीधा सा समझ सकते हैं, जिसको जैसे हमने यहाँ ई नोड वेक्टर नाम दिया, सिंपल ई लिख देता हूं, ये ई नोड वेक्टर लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नोटेशन से। सिंपल सा ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पोलराइज कर ही कौन रहा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं वही तो पोलराइज कर रहा है। तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं तो कोई पोलराइजेशन है ही नहीं। तो जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। और फिर जब हम इसको इक्वल टू में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? काई ई। इसको क्या बोलते हैं? ये ग्रीक लेटर है काई। और क्या है ये? काई ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको बोलते हैं। ये काई बोलते हैं, ये ई फॉर इलेक्ट्रिक। इसी तरह से मैग्नेटिक पढ़ेंगे ना तो काई एम लिखेंगे आगे 5th और 6th चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये इसका नाम होता है, एक नई क्वांटिटी है आपके लिए। तो ये सारा हमारा थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल क्या पोलराइजेशन होता है उसका कंसेप्ट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि किस तरह से डाइइलेक्ट्रिक को, एक ही टॉपिक अब हमारा हो रहा है कि किस तरह से हम क्या कर दें। मैं इसके साथ ही उसको कराना चाहता था लेकिन फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो उसमें क्या देखेंगे कि किस तरह से हम डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की स्लैब्स के बीच रख दे तो क्या इफेक्ट होता है उसका कैपेसिटेंस पर, एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आज हमने पढ़ा ही है, तो उस कैपेसिटर के रेफरेंस में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें आपको, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।